हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक सर बायोलॉजी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज से अपन 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन क्लासों से लाभान्वित होंगे। तो फर्स्ट वन अपन थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखते हैं, उसके बाद में आज के अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें टोटल 16 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर, जो 5 यूनिट के अंदर क्या है, डिवाइड है। 16 चैप्टर में से कितने 5 यूनिट के अंदर क्या है, डिवाइड है। अपन सबसे पहले फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। जिस फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर। और वो 4 चैप्टर बोर्ड द्वारा निर्धारित 11 मार्क्स की है। जो फर्स्ट यूनिट है वो बोर्ड द्वारा निर्धारित 11 मार्क्स की है, जिसके अंदर टोटल चैप्टर कितने हैं? 4। और जो फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट अध्याय है वो कितने नंबर का है? 2 नंबर का। उसके अलावा जो सेकंड अध्याय है वो है 4 नंबर का, और जो थर्ड अध्याय है वो है 3 नंबर का, और जो फोर्थ अध्याय है वो है 2 नंबर का। और टोटल यूनिट अपने कितने मार्क्स की है? 11 नंबर की यूनिट है। ठीक है। और इस पूरी यूनिट के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इस पूरी यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे जनन के बारे में। किसके अंदर पढ़ेंगे? जनन के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना कि इस पूरी यूनिट के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? जनन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट अध्याय शुरू करेंगे अपना, जीवों में जन्म। तो देखिए, आज का अपना अध्याय है जीवों में जन्म। तो देखिए, आज अपन फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में जन्म। जीवों में जन्म, जो 2 मार्क्स का है। ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपनी टॉपिक आता है, सबसे पहले अपनी हेडिंग आती है जीवन अवधि। सबसे पहले क्या आती है? जीवन अवधि आती है। देखिए, जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि सबसे पहले इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है जीवन अवधि। जीवन अवधि देखिए कि मान लो कोई भी जीव है, उसका क्या होता है? जन्म होता है। कोई भी जीव है उसका क्या होता है? जन्म होता है। अब जन्म के पश्चात कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है? तो सबसे पहले जन्म के अंदर क्या होता है? उसका विकास होता है। जन्म के अंदर सबसे पहले क्या होता है? जीव का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, कि कोई भी जीव है तो उसके अंदर क्या होता है? उसके जन्म के दौरान सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है? उसका परिवर्धन, या उसका क्या बोल सकते हैं? विकास बोलते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? परिवर्धन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिवर्धन, या अपन बोलेंगे विकास। ठीक है, कि कोई भी जीव है उसके जन्म के पश्चात उसका क्या होता है? परिवर्धन। और परिवर्धन के पश्चात वो क्या, कौन सी अवस्था के अंदर आता है? वयस्क अवस्था के अंदर आता है। क्या आता है? वयस्क अवस्था। और वयस्क अवस्था के बाद में क्या होता है? वो इसका कौन सी प्रोसेस करता है? वो जनन की क्रिया करता है। क्या करता है? जनन करता है। जब वो व्यक्ति वयस्क हो जाता है, वो जीव वयस्क हो जाता है, तो उसके पश्चात वो क्या करता है? जनन करता है। और जनन के पश्चात वो क्या होता है? वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है व्यक्ति, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? जीर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीर्ण बोलते हैं। और जीर्ण व्यक्ति बूढ़ा होने के पश्चात उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। क्या होती है? उसकी मृत्यु होती है। तो देखिए, दोबारा देखिए इसको, कि कोई भी जीव है जो उसका क्या होता है? जन्म के पश्चात उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? परिवर्तन, उसके अंदर विकास शुरू होता है। फिर उसके पश्चात वो वयस्क अवस्था में आता है, और वयस्क अवस्था में आने के पश्चात वो क्या करता है? जनन करता है। क्या करता है? जनन की प्रक्रिया करता है। फिर उसके पश्चात वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता जाता है? वृद्ध हो जाता है, जीर्ण अवस्था के अंदर आता है। फिर उसके पश्चात उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। और यहाँ पे इसको देखिए कि किसी भी जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक, कोई भी जीव है उसके जन्म से उसकी मृत्यु तक, और मृत्यु कौन सा बोलेंगे? यहाँ पे अपन बोलेंगे प्राकृतिक मृत्यु। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु क्यों बोलेंगे? अगर अपन यहाँ पे सीधा मृत्यु करें, तो मान लो कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। लेकिन उसकी आयु पूर्ण होने के पश्चात उसकी क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है, तो उसकी क्या कहलाती है? प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कोई भी जीव के उसके जन्म के पश्चात, उसके जन्म से मृत्यु तक, या उसके जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के काल या समय को क्या बोलते हैं? अपन जीवन अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन अवधि। कोई भी जीव है उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल या उस समय को अपन क्या बोलते हैं? उसका जीवन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका जीवन काल, या उसकी क्या बोलते हैं? जीवन
अवधि बोलते हैं। समझ में आया ना कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल या उसके समय को उस पर क्या बोलते हैं, उसका जीवन काल या उसकी क्या बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। अब जीवन काल कुछ या जीवन अवधि के कुछ एग्जाम्पल है, तो देखिए सबसे पहले देखिए जैसे पादप के अंदर देखते हैं, तो पादप के अंदर आम का, जैसे आम का जीवन काल कितना होता है, आम का जीवन काल होता है 200 वर्ष। कितना होता है, 200 वर्ष। उसके अलावा देखिए कि जो पीपल होता है, पीपल का जीवन काल कितना होता है, 2500 वर्ष होता है। कितना होता है, 2500 वर्ष होता है। फिर उसके अलावा देखिए अपन धान का देखिए, किसका देखिए, धान का देखिए, तो धान का जीवन काल कितना होता है, 6 माह होता है। कितना होता है, 6 माह देखिए, ठीक है। फिर उसके अलावा अपन हाथी के अंदर देखें, तो हाथी का जीवन काल कितना होता है, 50 से 60 वर्ष होता है। कितना होता है, 50 से 60 वर्ष होता है। उसके अलावा अपन गाय के अंदर देखें, तो गाय का जीवन काल होता है 25 वर्ष। कितना होता है, 25 वर्ष। उसके अलावा अपन कुत्ते का देखें, तो कुत्ते का जीवन काल होता है 25 वर्ष। कितना होता है, 25 वर्ष। उसके अलावा अपन कोए का देखें, तो कोए का जीवन काल कितना होता है, 15 वर्ष होता है। कितना होता है, 15 वर्ष होता है। उसके अलावा अपन तोते का जीवन काल देखें, तो तोते का जीवन काल कितना होता है, 140 वर्ष होता है। क्या होता है, 140 वर्ष। ये क्या है, इनके जीवन काल, मतलब इनके जन्म से लेकर इनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय है, क्या है इनका, ये जीवन काल है। ये इनका क्या है, जीवन काल है। मतलब इनके जन्म से इनकी प्राकृतिक मृत्यु का समय है। ये क्या, इनके जन्म से लेकर इनकी प्राकृतिक मृत्यु का समय है। जैसे इनका आम का क्या होता है, 200 वर्ष, पीपल का कितना होता है, 2500 वर्ष, धान का कितना होता है, 6 माह। उसके अलावा हाथी का कितना होता है, 50 से 60 वर्ष। और उसके अलावा गाय का कितना होता है, 25 वर्ष। कुत्ते का कितना होता है, 25 वर्ष। कोई का कितना होता है, 15 वर्ष। और तोते का कितना होता है, 140 वर्ष। उसके अलावा यहाँ पे एक ध्यान से पॉइंट समझना कि जो एक कोशिकीय जीव है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि जो एक कोशिक जीव है, कौन से जीव, एक कोशिक जीव, एक कोशिकीय जीव। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमीबा हो गया, क्या हो गया, अमीबा हो गया। उसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, पैरामीशियम हो गया। कि जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा व पैरामीशियम, अमीबा व पैरामीशियम, तो ये जीव क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। अमर क्यों कहलाते हैं, उसके बारे में अपन अभी देखेंगे। कि देखें अपन अमीबा का संरचना देखें कि मानो ये क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, विखंडन विधि द्वारा। उसके अंदर जन्म कौन सी विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा, जो अपन आगे पढ़ेंगे एलिनिक जन्म के अंदर। कि अमीबा के अंदर क्या होता है, विखंडन विधि के द्वारा क्या होता है, जन्म की प्रक्रिया होती है। जिसके दौरान क्या होगा कि ये अमीबा, जो इसका अमीबे के अंदर इसका कोशिका का जो साइटोप्लाज्म, इसका जो कोशिका द्रव्य है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब ये अमीबा आगे चलकर धीरे धीरे इस तरह से क्या बना रही, संरचना बना रही, ठीक है। फिर आगे चलकर क्या हो जाएगा, ये 2 नई अमीबा का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। 2 नए अमीबा का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु हो रही है क्या, इसको देखिए कि यहाँ पे जो अमीबा है वो 2 नई अमीबा का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु हो रही है क्या, यहाँ पे इसकी मृत्यु नहीं हो रही, क्योंकि इसकी जो कोशिका ही है वो ही क्या कर रही है, विभाजित होकर 2 नए अमीबा का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, ठीक है। ये था अपना जीवन अवधि। फिर उसके पश्चात आते हैं कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो उनको देखिए। इसी जीवन अवधि के अंदर ही देखेंगे अपन कि जो अपने ब्रह्मांड का निर्माण है, अपने जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है। तो कितने वर्ष पूर्व है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो लगभग कितना बताया जाता है, लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व क्या होता है, किसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण। किसका निर्माण हुआ है, ये बताया जाता है कि लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण। किसका निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण। फिर उसके बाद में देखिए कि ब्रह्मांड के बाद में किसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण। किसका निर्माण, पृथ्वी का निर्माण। तो पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है, लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण। किसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी का निर्माण। और पृथ्वी के निर्माण के पश्चात लगभग इस पृथ्वी पर जीवन यापन कब शुरू हुआ है, लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व। लगभग क्या, 200 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ है, जीवन। इस पर क्या हुआ है, जीवन शुरू हुआ, ठीक है। कि लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण। और 450 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण, पृथ्वी का निर्माण। और लगभग 200 वर्ष
पूर्व किसका जीवन यापन इस पृथ्वी पर क्या हुआ, शुरू हुआ। फिर उसके पश्चात देखिए कि मानव का निर्माण कब हुआ है, तो मानव का निर्माण लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ है, मानव का निर्माण। किसका निर्माण हुआ है, मानव का निर्माण। तो आप सोच रहे हो कि मैं ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, तो अपन इसको भी देखिए कि लगभग जो मानव का निर्माण है वो 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ है, मानव का निर्माण हुआ है। किस पर, इस पृथ्वी पर, ठीक है, लगभग कितना, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो तब से लेकर जो मानव का निर्माण है, जो अपने पूर्वज है, मानव पूर्वज, जो अपने पूर्वज है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। आप सोच रहे हो मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, तो इसको यहाँ से एक पॉइंट है अपना ध्यान से समझना कि लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ है, मानव पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं उनका निर्माण कब हुआ है, लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ है, मानव पूर्वज का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। तो तब से लेकर अब तक, कब से, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व से, तब से लेकर अब तक मानव अपनी जाति को और अपने वंश को, ठीक है, तब से लेकर अब तक मानव अपनी जाति को और वंश को बढ़ा रहा है। तब से लेकर मानव क्या कर रहा है, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर अब तक मानव अपनी वंश व जाति को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसको अपने वंश व अपनी जाति को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। समझ में आया ना, वंश व जाति को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो उस वंश व जाति को बढ़ाने के लिए उस मानव के अंदर कोई क्षमता पाई जाती है, उस मानव के अंदर क्या पाई जाती है, कोई क्षमता, जिसके दौरान क्या कर रहा है, वो अपने वंश व जाति को आगे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो वो क्षमता क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रजनन। क्या कहलाती है, प्रजनन। समझा रहे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मानव के जो पूर्वज हैं वो 1.5 करोड़ वर्ष तब से लेकर अब तक उनके अंदर वंश व जाति को बढ़ाने के लिए, सपोज कीजिए कि अगर तब से लेकर अब तक अगर वंश व जाति का निर्माण अगर उस जीव के अंदर, उस मानव के अंदर अगर प्रजनन की क्षमता ही नहीं पाई जाएगी, और प्रजनन के द्वारा किसका निर्माण होता है, उसकी वंश व जाति क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो अगर उसके अंदर प्रजनन की क्षमता ही नहीं पाई जाएगी तो उसकी वंश व जाति का विकास नहीं होगा। तो तब से लेकर अब तक जो वंश व जाति को बढ़ाने के लिए जो उसके अंदर प्रक्रिया पाई जाती है, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। अब देखिए प्रजनन क्या होता है कि कोई भी ऐसा, कोई भी सजीव, यहाँ पे समझना कि कोई भी सजीव, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर अपन इसको समझेंगे आगे प्रजनन को। कि प्रजनन देखिए क्या है कि कोई भी सजीव, अब देखो निर्जीव तो प्रजनन नहीं कर सकता ना, निर्जीव तो क्या कर सकता, प्रजनन नहीं कर सकता। तो देखिए कि कोई भी सजीव है, कोई भी सजीव है वो अपने समान, ठीक है, अपनी वंश व जाति को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और क्षमता को क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। अगर इसकी सही डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगा कि कोई भी सजीव है जो अपने समान, जो क्या, अपने समान, कोई भी जीव, कोई भी सजीव जो अपने समान क्या, संतति उत्पन्न करने की, कि सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रजनन। कि सजीव जो अपने समान, अपने स्वयं के समान संतति उत्पन्न करने की उसके अंदर क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और उस क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षमता को प्रजनन बोलते हैं। तो इसको देखिए कि जो वंश व जाति को बढ़ाने की प्रक्रिया उसको अपन क्या बोला था, प्रजनन बोला था, ठीक है। अगर प्रजनन की सही डेफिनेशन देखें तो क्या होगी कि सजीव अपने समान, सजीव या ऐसा बोल सकते हैं कोई जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। और उसके अलावा देखिए आता है प्रजनन होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अब दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, देखिए प्रजनन के प्रकार। प्रजनन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी जीव जो अपने समान क्या संतति उत्पन्न करने की क्षमता या उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजनन। और प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो प्रजनन होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक, एक क्या होता है, अलैंगिक। और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक। कौन सा होता है, लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक और दूसरा कौन सा होता है, अलैंगिक जनन होता है। देखिए प्रजनन कितने प्रकार का है,
दो प्रकार का है, एक तो है अलैंगिक और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक। तो सबसे पहले अपन देखिए लैंगिक कौन सा होता है, कि देखिए कि इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, जनन की ऐसी प्रक्रिया, देखिए जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनकों के, या ऐसा बोल सकते हैं कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनकों के लिंग कार्य करते हैं, दो जनकों के क्या करते हैं, लिंग कार्य करते हैं। लैंगिक जनन क्या होगा, कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनकों के लिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब दो जनकों के लिंग कौन कौन से हो गए, जैसे एक हो गया नर हो गया, एक कौन सा हो गया, नर हो गया, उसी के साथ में दूसरा कौन सा हो गया, मादा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, मादा हो गया। कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनकों के लिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे एक अपन नर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, मादा हो गया। तो नर के द्वारा जो युग्मक का निर्माण होता है, नर के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण। और युग्मक कौन सा होता है, नर के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होता है, क्या होता है, शुक्राणु। और मादा के अंदर कौन सा होता है, अंडाणु होता है। मादा के अंदर कौन सा होता है, अंडाणु होता है। जो नर का जो शुक्राणु है, ये क्या है, इसका नर युग्मक है, ये इसका क्या है, नर युग्मक है, ये इसका क्या कहलाता है, नर युग्मक। और ये इसका क्या कहलाता है, अंडाणु इसका मादा युग्मक, क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है, क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। यहाँ पे समझना कि इसके अंदर जो जनकों के जो लिंग होते हैं, दो जनकों के क्या करते हैं, लिंग कार्य करते हैं। एक जनक कौन सा हो गया, नर, और दूसरा कौन सा हो गया, मादा हो गया। और नर के द्वारा जो शुक्राणु है, इसका शुक्राणु जो क्या होता है, नर युग्मक। और मादा के अंदर जो अंडाणु उसका क्या है, मादा युग्मक, क्या है उसका, मादा युग्मक। इन दोनों के युग्मकों के द्वारा, इन दोनों युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। इन दोनों युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। ध्यान से समझना कि दो जनकों के जो युग्मक है, शुक्राणु अंडाणु, इनका क्या होता है, संलयन होता है। और संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण। किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनस या जाइगोट का निर्माण होता है। कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनकों के लिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे एक हो गया नर और दूसरा कौन सा हो गया, मादा। और नर के द्वारा कौन सा युग्मक, शुक्राणु, और मादा के द्वारा कौन सा युग्मक, अंडाणु। और इन दोनों के संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण। किसका निर्माण होता है, युग्मनस, या अपन इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोल सकते हैं, जाइगोट। और जो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। जो युग्मनस है वो आगे चलकर, चलो ये भी देखिए कि जो युग्मनस है वो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। किसको निर्माण करता है, शिशु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो अपन यहाँ पे देखिए कि जो शिशु का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, नर युग्मक में मादा युग्मक के द्वारा किसका निर्माण है, युग्मनस। तो युग्मनस आगे चलकर किसका निर्माण करता है, शिशु का क्या करता है, निर्माण करता है। कि जो शिशु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए अगला, कि यहाँ पे जो शिशु का निर्माण हो रहा है वो अपने जनकों की क्या होगा, समान होगा। क्या अपने जनक की हूबहू होता है या उनकी नकल होता है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मानो सपोज कीजिए कि आपका जब जन्म हुआ था, आपका क्या हुआ था, जब जन्म हुआ था तब आपके रिश्तेदारों ने आपका बोला होगा कि हाँ इसकी नाक क्या है, इसके पिता के जैसी, इसकी आंख क्या है, इसकी माता की जैसी। ठीक है, आपको बोला होगा उस टाइम में। सपोज कीजिए कि जो शिशु का निर्माण हो रहा है, जो शिशु का निर्माण हो रहा है वो अपने जनक की क्या होता है, नकल या हूबहू होता है क्या, वो नहीं होता। अपने जनक की शकल या हूबहू नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या आते हैं, सिर्फ अनुवांशिक लक्षण आते हैं। उसके क्या आते हैं, अनुवांशिक लक्षण आते हैं, वो उसकी नकल नहीं होता, वो उसकी नकल नहीं होता। उसके अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। समझ आ रहा है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके दौरान क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि वो अपने जनक के क्या होता है, समान नहीं होता, उसके हूबहू उसकी नकल नहीं होता। ठीक है, ये क्या है अपना लैंगिक जनन था। लैंगिक जनन को दोबारा देखिए कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो क्या करते हैं, दो जनकों के क्या करते हैं, लिंग कार्य करते हैं। जैसे एक हो गया नर, और नर से क्या शुक्राणु, जो क्या है उसका नर युग्मक। दूसरा कौन सा, मादा, जिसके द्वारा क्या निर्माण होता है, अंडाणु का, और ये क्या होता है, मादा युग्मक होता है। ठीक है, और इन दोनों के संलयन के दौरान किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण। और युग्मनस आगे चलकर किसका निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। और शिशु क्या होता है, अपने जनकों से क्या होता है, विभिन्नताएं। उसके अंदर क्या होता है, अपने जनकों से क्या होती है, विभिन्नताएं होती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है अलैंगिक जनन। कौन सा आता है, अलैंगिक जनन।
तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक क्या करता है, कार्य करता है, जिसमें क्या सिर्फ एक ही जनक क्या करता है, कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें सिर्फ क्या करता है, एक ही जनक क्या करता है, कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, अलिंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलिंगिक जनन। और इस एक जनन के दौरान जो संतति का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, जो संतति का निर्माण होता है, उस संतति को अपन क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। संतति को क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसका कि एक जो अलिंगिक जनन की प्रक्रिया है कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक क्या करता है, कार्य करता है, और इसके दौरान जो संतति का निर्माण होता है, उस संतति को आगे अपन क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। फिर उसके बाद में देखिए कि इसके अंदर एक ही जनक के द्वारा क्या हो रहा है, एक संतति का निर्माण। तो देखिए जनक क्या यहाँ पे एक ही कार्य कर रहा है, जनक क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ही जनक कार्य कर रहा है, तो एक क्या होगी, संतति का निर्माण होगा। तो उस संतति का निर्माण होगा, उस संतति में विभिन्नताएं पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, उस संतति के अंदर क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। अलिंगिक जनन के दौरान जो संतति का निर्माण होता है, उस संतति के अंदर क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, ये था अपना लैंगिक व अलिंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले लैंगिक जनन की जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनकों के लिंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जैसे नर व मादा हो गया, नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु, और इन दोनों नर व मादा युग्मकों के सृजन के दौरान किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण। और युग्मनज आगे चलकर क्या करता है, किसका निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है। और शिशु क्या होते हैं, अपने जनकों से क्या होता है, विभिन्न होता है। क्या होता है, अपने जनकों से विभिन्न होता है। उसके अंदर सिर्फ क्या आते हैं, अनुवांशिक लक्षण आते हैं। क्या आते हैं, सिर्फ अनुवांशिक लक्षण आते हैं। उसके अलावा दूसरा कौन सा, अलिंगिक जनन। अलिंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ क्या करता है, एक ही जनक क्या करता है, कार्य करता है। एक जनक क्या करता है, कार्य करता है। तो जनक के दौरान जो संतति का क्या होता है, निर्माण होता है, इसका निर्माण, संतति का निर्माण होता है। उस संतति को अपन क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। और संतति के अंदर उसके जनक के समान क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन वो क्या होता है, अपनी जनक के क्या होते हैं, समान होता है। जनक के क्या होता है, समान होता है, उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। ठीक है, अब देखिए इसको एक उदाहरण से अपन इसको समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, फिर उसको अपन समझते हैं। इसको जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया ना, वो इसको उदाहरण को देखिए, आराम से समझ में आएगा। सिंपल सा एग्जांपल है इसका, देखिए कि मान लो अपने पास क्या है, दो गुब्बारे हैं। अपने पास क्या है, एक गुब्बारा ये हो गया। इसके अंदर कितने गुब्बारे हैं, अपने पास दो गुब्बारे। ये क्या है, अपने पास दो गुब्बारे हैं। ये किस रंग का है, लाल रंग का है। किस रंग का है, ये गुब्बारा लाल रंग का है। और जो लैंगिक जनन के दौरान गुब्बारे को क्या है, एक तो लाल रंग का है और दूसरा कौन सा है, सफेद रंग का है। कौन सा गुब्बारा है, सफेद रंग का गुब्बारा है। ठीक है, तो अपन देखिए कि इस लाल रंग के गुब्बारे में से इसका एक भाग क्या करेंगे, काट लेंगे। इसका एक भाग यहाँ से काट लेंगे, फिर इसको फुलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो गुब्बारा बनेगा वो कैसा बनेगा, सिर्फ लाल रंग का ही बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, लाल रंग का ही बनेगा। तो अपने जनक के क्या है, समान है। अपने जनक के क्या है, जो उसका पहला गुब्बारा था वो उसके क्या है, उसके समान है, उसके अंदर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। वो अपने जनक के क्या होता है, समान। दूसरा कौन सा है, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या, अपने पास दो गुब्बारे, एक लाल और दूसरा क्या है, सफेद। एक इसका गुब्बारा लेंगे, हाफ पार्ट इसका ये लेंगे और हाफ पार्ट इसका लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, फुलाने की कोशिश करेंगे। तो जो बनने वाला गुब्बारा होगा वो किस रंग का होगा, गुलाबी रंग का होगा। किस रंग का होगा, गुलाबी रंग का। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो बनेगा, जो नेक्स्ट अपने पास गुब्बारा प्राप्त होगा वो गुब्बारा क्या होगा, अपने जनक के क्या होगा, समान नहीं होगा। उन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। उसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, वो अपने जनक के क्या होता है, समान। ठीक है, उसके दौरान आपने आगे पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में तो इसको किसको पढ़ेंगे, लैंगिक जनन को आगे पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए अब अपना टॉपिक रहेगा अलैंगिक जनन। तो देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन आपको बताया है कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक क्या करता है, कार्य करता है, और इसके दौरान जो बनने वाली संतति है उस संतति को अपन क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। और वो अपने जनक के क्या होती है, हूबहू उसकी क्या होती है, नकल होती है। क्या होती है, नकल। जैसे अपन पीछे एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा था, अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर पढ़ा था ना, अमीबा की एक कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होता, तो दो नई अमीबा का निर्माण, और दोनों क्या थी, उस फर्स्ट अमीबा की क्या थी, नकल थी।
ठीक है। अब देखिए एलिंग जन्म की प्रक्रिया है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं इसके। एलिंग जन्म के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। क्योंकि 6 प्रकारों को अपन देखेंगे। सबसे पहले आता है, इसको चार से समझेंगे। सबसे पहला आता है अपने पास विखंडन। कौन सी विधि आती है, सबसे पहले विखंडन विधि आती है। कौन सी आती है, विखंडन विधि। फिर उसके बाद में दूसरी आती है अपने पास, पहले विखंडन विधि, फिर उसके बाद में दूसरी आती है मुकुलन। कौन सी आती है, मुकुलन विधि। और उसके बाद में तीसरी आती है अपने पास खंडन विधि। कौन सी आती है, खंडन विधि। फिर उसके बाद में चौथी आती है बीजाणुओं द्वारा या बीजाणु जनन बोलते हैं इसको, बीजाणु जनन बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपने पास कायिक भवन। कौन सी, कायिक भवन, जो किसके अंदर होती है, पादपों के अंदर, कायिक भवन या कायिक जनन बोलते हैं। और लास्ट आती है अपने पास पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। ये क्या है, एलिंगिक जनन की 6 विधियां या इसके क्या है, 6 प्रकार, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन, कायिक भवन व पुनरुद्ध भवन। ये था अपना एलिंगिक जनन की 6 विधियां, जो अपन इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तक जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसमें अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अपने चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।